अरे बेटा, अभी तुम 10वीं कक्षा में हो, लेकिन 10वीं 12वीं करने के बाद तुम IIT JEE का एग्जाम दे लेना। हाँ अरे हाँ मम्मी, आपको पता है तकरीबन 1,80,372 मतलब 1,80,372 बच्चों ने जेई एडवांस का एग्जाम दिया था। उसमें से 43,773 मतलब 43,773 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। मुझे लगता है मैं भी कर ही लूंगा। हाँ अरे हाँ, तुम तो कर ही लोगे। अरे हमने कहीं पढ़ा था कि तकरीबन 100 बच्चे पेपर देते हैं ना, तो 25 से 30 बच्चे तो क्वालिफाई कर ही लेते हैं। मतलब 100 में से 25 से 30% बच्चों के पास होने की, क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है। वैसे मम्मी, ये प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? अरे ये समझने के लिए तुम शिविका की पाठशाला पर शिविका का वीडियो देखो। हाँ चलो देखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं उन्हें एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर में दिया क्या क्या गया है, यानी क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। वैसे देखें तो इस पूरे में खाली हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और इसकी एक ही एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 14.1। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी के अंदर ही कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें अगर हम समझ लेंगे तो सवालों को समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू स्टडी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के कितने अप्रोचेस हैं, यानी किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। उसके कुछ टाइप्स हैं, बेसिकली 2 हैं, तो उन्हें समझेंगे। वैसे तो सवाल के अंदर नहीं आने वाले हैं, बट एज ए नॉलेज ऑफ टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो पढ़ लेंगे, ऊपर उसे देख लेंगे कि क्या होता है। उसके बाद देखेंगे इक्वली और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये 2 टर्म ऐसी हैं, अगर आपको ये पता नहीं हुई और सवाल में ये आ जाता है तो दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या बात हो रही है, इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो इन दोनों टर्म्स को समझेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट्स, यानी इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं या श्योर और सर्टेन इवेंट किसे कहते हैं, ये जानेंगे। देन वी विल नो अबाउट द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैसे तो आप 9th में भी पढ़ के आए हो, बट इसे दोबारा से देखेंगे। फिर इसमें कुछ चीज ऐड कर दी गई है, एलिमेंट्री इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं वो जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी लास्ट वाली, दैट इज डाइस, कॉइन और कार्ड्स। बोले इनसे क्या मतलब है। देखो डाइस का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डाइस के रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आपसे बन सकते हैं। तो डाइस को लेके कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कॉइन को लेके कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं और हम गलत कर देते हैं, दैट इज कार्ड्स। तो कार्ड्स को अच्छे से जानेंगे, एक एक एकदम बारीकी से, कितने कार्ड है, कितने काले हैं, कितने लाल हैं, उनमें कौन कौन सी शेप्स हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपके अच्छे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप हटोगे नहीं, अच्छे से समझोगे। और हाँ, आखिरी में आपके लिए एक सवाल भी रहेगा, तो उसका भी तो जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम वगैरह में लिखने को दे दी जाए, ओरल वगैरह में अगर टीचर पूछ लेते हैं तो उसमें क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर और हाउ लाइकली इट इज दैट अ प्रोपोजिशन इज ट्रू। देखो ये तो हो गई जो भी यहाँ पे लिखा गया था। उसके बाद अब हम इसे समझेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट से। प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकालते हैं वो भी आ जाएगा। पहले आते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास 2 हाइलाइटर्स हैं, एक पिंक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। अब मेरे पास एक डिब्बा भी है, बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने ये 2 हाइलाइटर्स डाल दिए, ठीक है। अब इसे साइड में रख देते हैं मार्कर को। अब मैं यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही हाथ डाल रही हूँ और एक मार्कर निकाल रही हूँ। अब ये पता लगाना कि कितनी संभावना है कि जो मार्कर मैंने निकाला, यानी जो हाइलाइटर मैंने निकाला है वो ग्रीन कलर का हाइलाइटर होगा। ये पता लगाना ही, इसे को हम संभावना कहना है, प्रोबेबिलिटी निकालना कहते हैं। हिंदी में अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहते हैं, संभावना कहते हैं, अनुमान कहते हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना, मुझे लगता है मैथ्स में मेरे 70 to 80% तो आ ही जाएंगे। तो ये आपको कैसे लगता है, जैसे आपने पेपर लिख के आए हो, जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखे उन्हें आपको चेक किया, दिन देखा कि अच्छा लगभग इतना तो आ ही जाएगा। वो क्या है, वो आपका अनुमान है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे बॉक्स के अंदर 2 हाइलाइटर्स मैंने डाले। अब कितनी संभावना है कि पिंक कलर का हाइलाइटर निकल के आएगा, इसी को हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। ये संभावना कितनी है ये हम कैसे पता लगाएंगे। अब मान लो कि 2 हाइलाइटर थे, अब 2 मार्कर हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, ये भी मैंने इसमें डाल दिए।
अब मैं ऐसे ही रैंडमली एक निकालूं तो कितनी संभावना है कि एक मार्कर निकल के आएगा, हाइलाइटर नहीं निकल के आएगा, कितनी संभावना है कि एक मार्कर निकल के आएगा, ये हम इसमें पता करेंगे। साथ ही साथ अब मान लो ऐसे इसमें है, अब कितनी संभावना है कि एक ब्लैक कलर का ही मार्कर निकल के आएगा। तो ये सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी में समझते हैं, किसी चीज की संभावना, किसी इवेंट की, किसी घटना के घटित होने की संभावना को समझना इज दी प्रोबेबिलिटी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता क्या होती है, किसी भी इवेंट की संभावना को पता करना ही होता है प्रोबेबिलिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे जो कुछ टर्म्स हैं उन्हें समझने के लिए कि भैया टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू स्टडी प्रोबेबिलिटी, कितने टाइप के अप्रोच है जिससे कि हम प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू स्टडी प्रोबेबिलिटी। दो तरीके की अप्रोच होती है प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए। पहली है आपकी एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, और दूसरी हो जाती है आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यानी यहाँ पे ये जो चैप्टर है क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इसमें लगने वाली है थ्योरेटिकल अप्रोच। लेकिन हम दोनों को ऊपर से देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से मतलब है कि द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बेस्ड ऑन what has actually happened. In this case the result could be different if we do the same experiment again. Experimental probability में ये होता है कि असल में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया है, जो आउटकम आया है, उसको हमने लिखा। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर रिजल्ट हमेशा बदल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा आए। आप बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे, बार बार वो बदलता जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या होता है, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट attempts to predict what will happen on the basis of certain assumptions. The other name of the theoretical probability is classical probability. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि ऑलरेडी एक दी गई थ्योरी है या ऑलरेडी एक अजम्पशन है, ये आपने अज्यूम कर रखा है, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट निकालते हो। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर रिजल्ट निकालते जाते हैं। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो, सिक्का होता है, हमारा एक कॉइन होता है, एक साइड है तो हेड होती है, एक साइड टेल होता है। ओके, सो थियोरेटिकल अप्रोच में अगर हम देखें तो कितनी संभावना से सिक्का उछाला कि हेड आएगा टेल आएगा, या तो एक बार ही हेड आ सकता है या एक बार ही टेल आ सकता है। ये तो हो गई आपकी थ्योरी कि अगर आप एक सिक्के को उछालोगे तो वो फेयर होता है, या तो एक बार हेड आएगा या एक बार टेल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 हो जाएगी हेड आने की, सिमिलरली टेल आने की भी 1/2 हो जाएगी। वो कैसे, वो भी हम आगे समझेंगे। तो ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल अप्रोच। अब एक्सपेरिमेंटल में पता क्या होगा, यहाँ पे तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दी थ्योरी के मुताबिक कि 1/2 होगी हेड की प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये है कि मान लो एक सिक्के को आपने 100 बार टॉस किया है। अब 100 बार आप टॉस करोगे तो जरूरी थोड़ी है ना कि हर बार एक हेड ही हेड आए। आप पूरा काउंट कर लो, ये हो सकता है 30 बार हेड आ जाए और फिर बचे हुए जो 70 टाइम्स है उसमें टेल आ जाए। ये हो सकता है 50 बार हेड आ जाए, 50 बार टेल हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि 70 बार हेड आ जाए तो 30 बार टेल आ जाए। यानी कोई चीज फिक्स नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चलता जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल में ये अंतर हो जाता है, थ्योरेटिकल में ये। थ्योरी में ऑलरेडी, थ्योरेटिकल में ऑलरेडी थ्योरी दी गई है, उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। एक्सपेरिमेंटल के अंदर एक्सपेरिमेंट करते जाओ, नई नई प्रोबेबिलिटी, नई नई संभावनाएं निकालते जाओ। अब बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स आर द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच each of the possible outcome has the same chance of occurring. For example, if you toss a fair or 6-sided die, each face is 1 2 3 4 5 6 7 6 तक ही होता है, is as likely to occur as any other face. If you toss a fair coin, a head and a tail are equally likely to occur. देखो, equally likely outcome का मतलब ये है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना बराबर हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है वो भी हो सकता है, जैसे कि एक सिक्का है, टॉस किया आपने तो हेड आने की भी संभावना उतनी ही है जितनी टेल की है। एक बार ही हेड आएगा और एक बार ही टेल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो सिक्का होता है उसके 3 चेहरे हैं कि तीसरा एक और हेड कहेगा हेलो मैं भी हूँ। 2 ही चेहरे होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, यानी हेड और टेल दोनों की आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। वैसे ही अगर हम डाइस का देखें, whenever we play लूडो, एक डाइस होती है, या सांप सीढ़ी वगैरह भी खेलते हैं तो उसमें भी होती है। सो जब हम थ्रो करते हैं तो 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 से 6 तक जो नंबर है उन सबके आने की संभावना बराबर है। दे आर इक्वली लाइकली आउटकम, कि जितना संभावना 1 के आने की है उतनी ही 6 की भी है, क्योंकि कोई फालतू तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 1 से 6 के बीच में 2 की जगह वापस 1 लिख दिया है तो 1 जो है वो 2 बार आ सकता है और 6 एक बार ही आएगा, फिर वो नॉट इक्वली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारी डाइस होती है थ्योरी के मुताबिक, तो यहाँ पे हमारा इक्वली लाइकली आउटकम ही होता है इन 2 एग्जांपल्स में। फिर नॉट इक्वली लाइकली क्या है, तो अब तक तो आप समझ गए होंगे। जब इक्वली लाइकली ये है कि जब दोनों चीजों की आने की संभावना, दोनों घटनाओं के घटित होने की संभावना बराबर हो, तो नॉट इक्वली में ये होगा कि बराबर नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच ईच ऑफ द पॉसिबल आउटकम
don't have the same chance of occurring. For example, if a wheel has 8 sectors, 4 of which are red and 2 are blue and 2 are green, then spinning a red sector is more likely than spinning a blue sector or green sector. देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझो, आपको समझ में आ जाएगा नॉट इक्वली लाइकली क्या है। ये डेफिनेशन अगर ऊपर से जा रही हो तो भी, एक व्हील है, ठीक है, जैसे गोल सर्कल से होता है, स्पिनिंग वगैरह की, स्पिनिंग व्हील के लिए हुई, आपने एप्स के अंदर कुछ गेम्स भी होते हैं, उनमें भी होती है, कूपन वाउचर्स वगैरह जीतने में, इन सब में भी होती है। तो उसमें 8 सेक्टर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 8 सेक्टर में से 4 जो सेक्टर्स हैं उनका जो कलर, अब सेक्टर क्या होता है ये आप सर्कल के चैप्टर में पढ़ के आए हो, इसीलिए देखो स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर का हर दूसरे चैप्टर में कुछ ना कुछ रोल होता है। सो सेक्टर हमें पता है, तो 8 सेक्टर, उनमें से मान लो 4 सेक्टर लाल रंग के हैं, 2 सेक्टर हरे रंग के और 2 सेक्टर ब्लू रंग के हैं। अब क्या बराबर संभावना है इन तीनों के आने की? नहीं है, क्योंकि 4 सेक्टर लाल के हैं, तो लाल वाले के ऊपर ज्यादा चांसेस है कि लाल वाला सेक्टर आ जाएगा। वो जो स्पिनिंग व्हील है उसका एरो जाके रुकेगा, तो प्रोबेबिलिटी, संभावना ज्यादा ये है कि लाल वाले पे रुक जाए। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है, बराबर नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता कि जैसे मान लो 6 सेक्टर हैं एक व्हील के अंदर, उसमें से 2 लाल हैं, 2 हरे हैं, 2 ब्लू है, तो सब तीनों के आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। सो आई होप आपको इक्वली लाइकली आउटकम एंड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम समझ में आ गया होगा। इक्वली के अंदर जब किसी 2 चीज के आने की संभावना बिल्कुल बराबर हो, नॉट इक्वली में दोनों जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके आने की संभावना बराबर ना हो। और इसे बेहतर तरीके से जब हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर और सर्टेन इवेंट्स। देखो ये जो आप टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, टर्म्स वाले, कितनी इतनी बड़ी बड़ी इनकी डेफिनेशन लिखी गई है, इनसे आपके ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स यानी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझना। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? An impossible event is an event that cannot happen under any circumstances. It has a probability of 0, indicating that there is no chance of its happening. For example, if you toss a coin, it is impossible to get a third outcome other than head or tail. Another example is getting a 7 when rolling a single die. देखो impossible event का मतलब ये है कि किसी चीज के होने की संभावना ना के बराबर हो, मतलब गारंटी ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो अगर आपने एग्जाम के अंदर, मैथ्स का एग्जाम था, उसके अंदर आप खाली क्वेश्चंस लिख के आ गए, आंसर लिखा नहीं, तो आप पास हो ही नहीं सकते, ये पूरी संभावना है। तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन अगर आप शिविका की पाठशाला से पढ़ोगे तो डेफिनेटली पास होगे, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से समझते हो, रटते नहीं हो। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो, तो इम्पॉसिबल इवेंट आपको समझ में आ गया कि जब किसी घटना के घटित होने की संभावना कतई ना हो। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि एक टॉस हमने किया, सो व्हेन वी टॉस या तो हेड आता है या टेल आता है, कोई तीसरा आउटकम नहीं आता। अब आपसे कोई कहे प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब आप टॉस करोगे तो हेड और टेल के अलावा तीसरा आउटकम आ जाए, आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक सिक्के के ऊपर 2 ही पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। जब भी कोई इवेंट ना हो, यानी ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो अच्छा पॉसिबल नहीं है, कतई नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सब कुछ देख लिया, प्रोबेबिलिटी 0 है, सीधा आप बोल दोगे। अगला क्या आता है? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट्स। यहाँ पे क्या है? अ श्योर इवेंट इज एन इवेंट दैट ऑलवेज happens. It has a probability of 1, indicating that it is certain to occur. For example, if you toss a coin, it is sure to get either head or tail. Another example is getting a number between 1 and 6 when rolling a single die. Sure और certain event में क्या होता है कि कुछ भी कर लो, गारंटी है ये तो होगा ही होगा। जैसे जब हम सिक्का उछालते, टॉस करते हैं, तो हेड या टेल, इनमें से कोई एक चीज तो आएगी ही आएगी, इसकी पूरी गारंटी है। तो जिस चीज में ये हो कि ये तो होना ही होना है, उसे हम श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट कहेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी हम सीधी 1 बता सकते हैं। इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हो, ये हमारे 2 हाइलाइटर, 2 मार्कर थे। अब मान लो मैंने खाली इसमें ग्रीन कलर का हाइलाइटर डाल दिया इस बॉक्स में, अब इसमें और कुछ तो है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, संभावना ये बताओ कितनी है कि इस डब्बे में से एक ग्रीन कलर का हाइलाइटर निकलेगा? ओके, पूरी है, क्योंकि इसमें और कोई हाइलाइटर तो है नहीं, तो बेशक पूरी है, एक ही निकल के आएगा, तो इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी भी 1 हो जाएगी। सो ये होते हैं श्योर एंड सर्टेन इवेंट्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे इसके कि भैया श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, 0 होती है। एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स यानी वो घटना घटित ही नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो। श्योर इवेंट, वो घटना घटित होगी। सो आगे बढ़ते हैं। डाई का भी यहाँ पे एग्जांपल था कि डाइस के अंदर 7, जैसे थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 से 6 तक ही नंबर होता है। अब कोई कहे 7वां आउटकम आ गया डाइस में, हो ही नहीं सकता, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट में कह सकते हो कि 1 से 6 के बीच में डाइस रोल करती है, तो श्योर है कि 1 से 6 के बीच में कोई ना कोई नंबर तो
आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो अब तक हम डिस्कस करते आ रहे थे। भैया 0 प्रोबेबिलिटी है, 1 प्रोबेबिलिटी है, या जो मैंने अभी डब्बे के अंदर डाले थे मार्कर्स, हाइलाइटर वगैरह, उनकी प्रोबेबिलिटी पता कर रहे थे। तो ये प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं? तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का, ई से मतलब है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, आप ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी जो भी इवेंट आपको निकालना है उसके फेवरेबल आउटकम ऊपर रख देंगे और उसे पूरे को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो भी उस एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं, जैसे सिक्के का ही ले लेते हैं, अब तक कॉइन चलता आ रहा है तो कॉइन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपके पास हेड है, तो हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कि हमने टॉस किया तो कितनी संभावना है कि हमें हेड मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा फॉर्मूला में कि आपको ऊपर न्यूमरेटर में रखना है फेवरेबल आउटकम्स और नीचे रखना है आपको टोटल पॉसिबल आउटकम। अब मुझे ये बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? व्हेनेवर यू टॉस अ कॉइन, कितने आउटकम आ सकते हैं? बोले जब भी सिक्के को उछाला गया तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, सिर आ जाएगा, पूंछ आ जाएगी। रुको, हाँ सही बात है, हेड या टेल ही आ जाएगा। सो हम यहाँ लिख देंगे कि टोटल आउटकम तो 2 ही हैं, हेड नहीं आया तो टेल आएगा, टेल नहीं आया तो हेड आएगा, 2 ही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या चाहिए? आपका इवेंट क्या है? गेटिंग हेड। हेड कितनी बार आ सकता है? तो एक ही बार आ सकता है, वरना दूसरी बार तो टेल आएगा। सो बिल्कुल सही है। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, और इसे आप आगे लिखना चाहो तो 0.5 हो जाएगा डेसिमल के अंदर। ओके, सिमिलरली अब चलो यहाँ पे मेरे पास ये था, ये डाल दिए वापस से, 2 हाइलाइटर और 2 मार्कर। अब मैं निकालूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहां पे लिख रही हूं मैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग मार्कर, ठीक है। मैंने खाली ये कहा है कि मार्कर के आने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने टोटल कितने डाले हैं मैंने, 2 हाइलाइटर 2 मार्कर, तो नीचे आ जाएगा आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए? इवेंट है हमारा मार्कर, तो हमें ये पता होना चाहिए मार्कर कितने डाले हैं। तो हमने 2 ही मार्कर डाले हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम किसी भी घटना की संभावना निकाल सकते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या करना है? टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे लिखने हैं, फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखने हैं एंड उन्हें सॉल्व कर देना है, और चाहो तो फिर आप उसे डेसिमल में भी लिख सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना हम कैसे पता करते हैं। इसके क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज 14.1 में, उन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट बेहद जरूरी हैं, इनको पढ़ लेना, आपके एमसीक्यू के मार्क्स तो आ ही जाएंगे। क्या है की पॉइंट्स? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। कभी भी आप किसी भी घटना की, कहीं की भी उठा लो, कोई भी घटना उठा लो, कोई भी इवेंट उठा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो इक्वल टू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। पहला पॉइंट, अभी बात खत्म नहीं हुई है। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो या तो वो 0 के बराबर होगी या फिर वो 0 से बड़ी होगी। अब वो कितनी बड़ी होगी ना, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी। तो अब अगला पॉइंट ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, और उसी चीज को ये यहाँ पे दर्शाया गया है कि 0 से बड़ी होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या फिर उसके बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के अलावा कहीं नहीं जाती है, और इसी पॉइंट को दर्शाता है आपका अगला पॉइंट, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। अगर आपको एमसीक्यू में या मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी दे दिया जाता है और माइनस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे दी जाए कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है -1.56, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होती, 0 से बड़ी होती है, लेकिन हाँ 1 से छोटी होती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी। सो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है, उसके अलावा कहीं नहीं जाती है। सो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि अगला हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। पहला यहाँ पे क्या गिवन है, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। देखो एलिमेंट्री इवेंट कब कहते हैं? कोई भी इवेंट जिसका एकमात्र खाली एक ही आउटकम हो। जैसे जब हम टॉस करते हैं एक सिक्के को तो हेड आने की संभावना, हेड का आउटकम कितना होगा? एक ही बार आ सकता है, तो वो कहलाएगा आपका एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा इवेंट जिसके आने की संभावना खाली एक ही हो तो वो होगा आपका एलिमेंट्री इवेंट।
ऐसे ही टेल आने की भी संभावना एक बार ही है, जब आप सिक्का को उछालोगे तो एक ही बार टेल आ सकता है, तो वो भी आपका एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। अब कहोगे अच्छा एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा तो फिर डाइस में भी हो सकता है। देखो अगर मैं कहूं कि डाइस में ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके 1 3 एंड 5, और इवन नंबर्स हैं। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रही हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर व्हेन यू थ्रो ए डाइस। जब आप डाइस को रोल कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो एक ऑड नंबर आएगा, इसकी संभावना क्या है? तो आप कहोगे अभी हम पढ़ के आए हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। सो ऊपर फेवरेबल आउटकम रखेंगे तो 3 ही हैं ऑड नंबर्स, नीचे टोटल रखेंगे 6 हो जाता है, 3/6 काटा पीटी कर देंगे, दैट इज 1/2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 पॉसिबल आउटकम है, तो ये एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। जब एक ही पॉसिबल आउटकम हो तब हम उसे कहेंगे एक एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि डाइस आपने थ्रो की है, उसमें 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक तो एक ही बार होता है, तो उसका फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? 1 हुआ। सो वो हो जाएगा आपका एक एलिमेंट्री इवेंट। अब आगे देखो अगला टॉपिक क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक फिल इन द ब्लैंक भी आपको दिया गया है, तो इसको अच्छे समझना। ये क्या कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, यानी जिन जिन की आउटकम 1 है, उन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो इक्वल टू 1 होता है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जब हम हेड और टेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि 1/2 प्लस 1/2, हेड आने की संभावना 1/2 है, टेल आने की संभावना भी 1/2 है। क्यों? क्योंकि फेवरेबल आउटकम टेल का 1 है और टोटल आउटकम 2 है। सिमिलरली हेड का 1 है और टोटल आउटकम 2 है। इनको अगर हम जोड़ दें 1 + 1 2, नीचे 2, क्या आया? 1 आया। चलो एक और एग्जांपल ले लो, डाइस होता है, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 तक होते हैं। जी बिल्कुल, 1 से 6 तक ही तो होते हैं। तो ठीक है, सबको जोड़ दो, एक के सबकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दो। ये और याद रखना, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 आने की कितनी है? 1/6। 3 आने की कितनी है? 1/6। 4 आने की कितनी है? 1/6। 5 आने की कितनी है? 1/6। और 6 आने की कितनी है? 1/6। सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6/6, कट गया 1 से 1, ये आ गया आपका 1। So, यही ये यहाँ पे कह रहा है that the sum of the probabilities of all the elementary events is 1। आगे बढ़े, अब अगला पॉइंट है for any event E, PE plus P of not E। अब ये सोचोगे नॉट E कहां से आ गया? हमें तो खाली E के ऊपर एक डंडा लगा हुआ दिख रहा है। जी हाँ, ये जो डंडा लगा हुआ है E के ऊपर, that is the bar और you can say the dash। अगर E के ऊपर ऐसे डैश लगा हुआ, बार लगा हुआ हो, तो आप समझ जाओ कि ये E जो है वो नॉट E के लिए स्टैंड कर रहा है। अब E किसके लिए स्टैंड करता है? इवेंट के लिए। तो नॉट E किसके लिए स्टैंड करेगा? नॉट एन इवेंट के लिए। यानी किसी घटना के ना घटित होने को हम नॉट E से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। और ऐसे ही इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। जी हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हमने टॉस किया, ओके, सो टॉस में हमने कहा कि हेड आने की संभावना कितनी है, वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो आप निकालोगे तो वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। अब मैं कहूं कि हेड आने की संभावना नहीं है, कितनी आपको पता करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड। तो अब हेड नहीं चाहिए, जब नॉट की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इवेंट, जब भी ई के ऊपर ये लग जाएगा तो अब आप कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है कि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो इसे इस तरीके से समझते हैं, वापस अपना डिब्बा ले आते हैं, इसके हाइलाइटर्स और मार्कर्स ले आते हैं। अब मैं ये कहूं कि जो लाल मार्कर है इसके ना आने की संभावना निकालो। अब तक आप ये निकाल रहे थे कि ब्लैक मार्कर के आने की संभावना कितनी है या मार्कर के आने की संभावना कितनी है, आपने निकाला 2/4 एंड कट पिट के वो 1/2 हो गया था। अब मैं कह रही हूं कि लाल मार्कर के ना आने की संभावना कितनी है, तो वो आप कैसे निकालोगे? सो इसके लिए पता क्या करना होगा, हमें क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए रेड मार्कर। सो वी विल राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड मार्कर, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके पास? 4 है, 2 हाइलाइटर 2 मार्कर, तो ये हो गया 4। इसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल कितना है? एक ही लाल मार्कर है हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 1। नीचे भी टोटल आ जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी कि जब हम रैंडमली इसमें से कोई मार्कर या हाइलाइटर निकालेंगे
तो लाल रंग का हाइलाइटर नहीं निकल के आएगा। सो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, कि ऐसा इवेंट घटित नहीं हो रहा है, तो पहली बात नॉट इवेंट को ही आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हो, तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर सादा सा इवेंट है तो उसके लिए तो आपको पता है फेवरेबल आउटकम नीचे और पॉसिबल आउटकम उसके, पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में, फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर के अंदर। अब एक और चीज जरूरी है, मतलब आपने देखा कि ये फॉर्मूले आप फॉर्मूले लगाते बैठ गए, एक और है जिससे कि अगर आपके पास नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, या फिर आपके पास किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है तो आप किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये क्या चला रखा है, निकाल सकते हो, है तो भी निकाल सकते हो, नहीं है तो भी निकाल सकते, वो तो दो फॉर्मूले हमने देख लिए ना, दोनों लगा लेंगे। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो इसको मत भूल जाना, ये क्या है कि अगर आप किसी इवेंट के होने की संभावना प्लस में किसी इवेंट के ना होने की संभावना को जोड़ दो तो 1 के बराबर होता है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। तो अगर मान लो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन हो, जैसे कि मैं कहूँ कि हेड और टेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने देखी 1/2, प्लस में आपको नहीं पता कि ना आने की संभावना कितनी है, 1/2। सो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 1 ही आने वाला है। तो अगर मान लो आपके कभी 1/2 ना गिवन हो तो आप इसको उधर भेज दोगे, इसको एक सेकेंड इधर कर देते हैं, ये इधर हो गया, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। अब ये आपको नहीं पता नॉट इवेंट की क्या है, ठीक है, ये इक्वल टू 1 है। इक्वेशन का इधर का उधर करना अब तक आपको अच्छे से आ गया, छठी क्लास से करते आ रहे हैं अब हम ये। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 को उधर भेज देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये आ जाएगा अपना 1/2, ठीक है। सो इस तरीके से आप नॉट एन इवेंट भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट गिवन हो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई हो, तो आप एक इवेंट एलिमेंट्री इवेंट की या नॉर्मल इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो मुझे उम्मीद है आपको अब तक यहाँ तक जो भी हमने समझाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जिस टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं दैट इज डाइस, कार्ड्स एंड कॉइन्स। ये 3 बहुत जरूरी वो हैं, अगर हमने ये सीख लिए टॉपिक्स हैं, अगर हमने ये सीख लिए तो प्रोबेबिलिटी में सारे के सारे सवाल हम अच्छे से कर देंगे। तो अभी एक बार इसे पूरे को रिवाइज मान लेते हैं, क्या क्या किया हमने। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज को, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को पता करना इज द प्रोबेबिलिटी। पता कैसे करते हैं, फॉर्मूला हमने देखा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला देखा, और अगर कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसका फॉर्मूला देखा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट ये है कि इसमें रेड कलर का मार्कर है, ब्लैक कलर का मार्कर है, पिंक कलर का मार्कर है और ग्रीन कलर का मार्कर है। अब मैं कहूं कि ये बताओ इसमें से एक ब्लू कलर के मार्कर के निकलने की संभावना कितनी है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। सो दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और यानी कि वो घटना घटित होगी चाहे कुछ भी कर लो। उसके बाद इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट हमने जान लिया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही रहती है, या तो 0 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी, इसके नीचे ऊपर नहीं जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डाइस। डाइस में आपको क्या सवाल पूछ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको वो नहीं करने वाली कि देखो एक डाइस को हम थ्रो करने हैं, हम जस्ट ये देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और हमें क्या पता होना चाहिए। तो अब तक आपको ये पता है कि जब आप एक डाइस थ्रो करते हो तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इतने ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे, बिल्कुल सही। अब पता है सवाल आपसे क्या किया जाएगा, सवाल ये किया जाएगा कि मुन्ना हमने 2 डाइस एक साथ थ्रो कर दी, अब बताओ कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब आपसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूछे जाएं तो देखो क्या क्या हो सकता है। अगर हम 2 डाइस एक साथ थ्रो कर देते तो यह तो हो जाएगा 1 1 2, ये मैं पूरी टेबल बना दूंगी कि 2 डाइस को थ्रो करने पे कितने कितने आउटकम्स आ सकते हैं, और ये टेबल आपको बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 में बहुत काम के हैं ये डाइस, कॉइन और कार्ड्स वाले। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 1 6 1। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 1 बन गया, फिर आप ले लोगे 1 2 3 4 5 6, फिर आ सकता है इस पे 2 आ गया, 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 इस पे 2 आ गया। फिर ये हो जाएगा कि एक बार आपने थ्रो किया तो एक पे 1 आया, उस पे 3 आ गया, एक पे 2 आया, उस पे 3 आ गया,
पहले वाले पे 3 आया, दूसरे वाले पे भी 3 आ गया, पहले वाले पे 4 आया, दूसरे वाले पे भी 3 आ गया, पहले वाले पे 5 आया, दूसरे वाले पे 3 आ गया, पहले वाले पे 6 आया, दूसरे वाले पे भी 3 आ गया। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4, देन आ जाएगा आपका 1/5, सॉरी 1 and 5 बाय नहीं है, दैट इज 1/, यहाँ पे वापस से 6 आ गया। यानी आप एक बार थ्रो करोगे तो 1 आ गया और दूसरे वाले पे 4 आ गया, फिर थ्रो किया तो एक पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 5 आ गया, फिर एक पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 6 आ गया। सिमिलरली फिर ये नीचे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ये 2/4 हो जाएगा, सॉरी 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 3 and 4, 3 and 5, 3 and 6, और इसी तरीके से ये आपकी पूरी बढ़ती जाएगी। तो जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 36। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है कि जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब पता है वो आपसे क्या क्या पूछ लेगा कि अच्छा ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास 2 आए, तो आप देखोगे कि 1 और 1 को अगर हम जोड़ दें तो 2 आएगा। सो फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास, एक ही है, और टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका 36, दैट इज 1/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही वो कह देगा कि मान लो कि सम जो है, ऐसे कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं जिन्हें जोड़ने पे हमारे पास 3 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो आप यहाँ देखोगे कि एक तो 2+1 और 2+1, यहाँ पे 1+2 और 2+1 है, इन्हें हम जोड़ दे तो 3 आ जाता है। यानी यहाँ हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 36, एंड 2/36 द प्रोबेबिलिटी कि जब 2 आउटकम्स को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल डाइस में से बन सकते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी कह सकता है कि मान लो कि ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि हम 2 बार डाइस को थ्रो करें और जो 6 है वो एक भी बार ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट 6 विल नॉट कम आइदर। या फिर ये पूछ लेगा कि ये मान लो अब 6 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, ठीक है, फिर ये पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ये निकालो कि जो आपका 6 है वो कम से कम एक बार तो आई जाए जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे, तो वो भी यहीं से निकलेगा। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 36 टोटल आउटकम होते हैं 2 डाइस को हम एक साथ जब थ्रो करते हैं तो, और वो ये हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज सिक्का यानी कि कॉइन। कॉइन को लेके क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखो अब तक आपके पास क्या था कि एक कॉइन था, उसके टोटल आउटकम 2 ही हैं, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। सो 2 आउटकम है खाली हमारे पास एक कॉइन के, ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ 1 कॉइन। क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सही चल रहा था अब तक, समझते हैं, निकाल लेंगे, बहुत आसान है। ठहरो, अब पता है वो क्या कहेगा। अब ये कहेगा कि मान लो 2 सिक्के एक साथ टॉस कर दिए गए, 2 सिक्के एक साथ उछाल दिए, अब कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो जब हम 2 कॉइन्स की बात करते हैं तो ये हो सकता है 2 कॉइन उछाले तो एक बार हेड हेड आ जाए दोनों में, एक बार टेल टेल आ जाए दोनों में, एक बार टेल आए एक बार हेड आए, या फिर एक बार आए हेड या एक बार टेल आए। तो जब भी आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो अब इसमें से सवाल क्या पूछ लेगा। पहली बात तो ये कि 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया गया, अब प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि 2 हेड आने की कितनी संभावना है। तो उसके लिए आपको पहले पॉसिबल आउटकम पता होना चाहिए टोटल, तो ये हो जाएंगे 4। अब 2 हेड की बात हो रही है तो आप देखोगे कि खाली एक बार ही ऐसा है कि दोनों टाइम हेड आ रहा है, सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। अब क्या इतने में ही हो जाएगा, ना 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 ना, अब ये भी कह सकता है कि 3 सिक्के एक साथ टॉस कर दिए गए। अब बताओ, यानी 3 कॉइन्स को अगर टॉस किया जाता है तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 3 कॉइन्स को एक साथ कर देंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 कॉइन्स की बात हो रही है। अब सो या तो होगा तीनों बार हेड आ जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं तीनों बार टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। सेम उसी तरीके से चलेंगे, लेकिन अब ये 3 बार होने वाला है। तो अब यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि एक बार हेड आ गया फिर टेल टेल आ गया, या फिर एक बार टेल आ गया फिर हेड हेड आ गया, या हम ये कहते हैं एक बार हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया। नीचे हम कहें कि एक बार टेल आया फिर हेड आया। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, अच्छा इसको इसी पैटर्न में लेके चलते हैं कि हेड टेल हेड है तो टेल हेड टेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया। फिर हो गया कि 2 बार हेड आया एक बार टेल आया, तो नीचे कर देंगे कि टेल 2 बार आ गया और एक बार हेड आ गया। तो अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4, नीचे भी 4 हैं, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम यहाँ आपके हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज वही पूछ सकता है कि अच्छा 3 कॉइन्स हो गया, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसमें कोई सवाल निकाल देगा कि 3 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या हेड टेल हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो सब आप आसानी से निकल पाओगे जब आपको ये पता हो कि ये सारी चीजें बन कैसे रही हैं। तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि अगर एक सिक्का हुआ तो हेड और टेल 2 ही आउटकम होंगे, 2 सिक्कों की बात हो रही हो तो 4 पॉसिबल आउटकम होंगे, 3 सिक्कों की बात हो रही हो तो 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। और जब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कार्ड्स। देखो कार्ड्स बहुत आसान टॉपिक है, अगर असल में हम देखें इसकी आप प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पता है मसला क्या हो जाता है, नाम नहीं पता होते हमें इनके कि किस कार्ड को क्या बोलते हैं और कितने कार्ड्स को क्या बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कार्ड्स को, पहली बात कितने कार्ड होते हैं, उनको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनके नाम क्या क्या हैं। सो टोटल तो हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल हमारे पास? 52। ताश के पत्ते कुल 52 होते हैं एक डेक के अंदर। अब वो जो 52 पत्ते थे हम वो देख रहे थे, देखते देखते पता चला कि इसमें तो 2 कलर के पत्ते हैं, कुछ पत्ते ब्लैक रंग के हैं, काले रंग के हैं, और कुछ पत्ते लाल यानी कि रेड कलर के हैं। फिर पता चला अच्छा ऐसा है, तो हमने देखा चलो गिनते हैं कितने हो सकते हैं। तो पता चला कि 26 कार्ड्स तो ब्लैक कलर के हैं और 26 कार्ड रेड कलर के हैं। फिर हमने उनमें और बारीकी से देखा तो पता चला कि भैया सिर्फ कलर में ही खेला नहीं हो रखा, यहाँ तो शेप भी अलग अलग है। हमने पाया कि जो ब्लैक कलर के कार्ड्स थे उसमें 2 शेप के कार्ड्स हैं। फिर देखा लाल में भी कुछ ऐसा ही गड़बड़ घोटाला है क्या, तो जो लाल को गौर से देखा तो पाया वहां पे भी 2 शेप है। कौन कौन सी शेप थी? रेड ब्लैक में हमने देखा कि एक तो ये पत्ते जैसी शेप है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेड। नाम याद कर लेना, कहते हैं नाम में क्या रखा है, कार्ड वाले क्वेश्चंस में नाम में ही सब कुछ रखा है। तो ये हो गया आपका स्पेड, और ये जो पत्ती जैसा दिख रहा है या फिर फूल मान सकते हो, इसे कहते हैं इंग्लिश में क्लब। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में स्पेड को आप कहोगे हुकुम का पत्ता, दिस इज हुकुम, एंड दिस क्लब इज चिड़ी। ठीक है, चिड़ी का पत्ता। लाल वाले पे आ जाते हैं। लाल में हमने देखा कि एक तो दिल शेप है और एक डायमंड यानी कि ईंट जैसी शेप भी हो सकती है, डायमंड भी कह सकते हो, ईंट भी कह सकते हो, और ये दोनों इसके हिंदी के नाम हो जाएंगे। यानी हार्ट को कहेंगे हार्टी, ठीक है, हार्ट इज योर हार्ट। हिंदी में दिल कहेंगे ना ना ना, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे पान का पत्ता, और इसे कहेंगे हम डायमंड। हीरा नहीं बोलेंगे हिंदी में, इसे हम बोलेंगे ईंट का पत्ता। सो आई होप आपको नाम क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड से। ये खाली आपको नाम और सेट बताने के लिए थे। 52 कार्ड थे, 52 में से कलर में डिवाइड हो गए 26 में से 13 स्पेड के आ गए हैं, 13 क्लब के आ गए हैं, 13 हर्ट के आ गए हैं और 13 डायमंड के आ गए हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो जितने 4 सेट है ना, हर सेट के पास अपना राजा, अपनी रानी, अपना गुलाम, अपना इक्का और 2 से 10 तक के नंबर हैं। ठीक है, और ऐसे ही हार्ट के पास भी है, डायमंड के पास भी है, क्लब के पास भी है, स्पेड के पास भी है, सबके पास अपने अपने हैं। तो इन्हीं अपनों को यहाँ पे बिछा दिया गया है। ये पूरी ताश आपके सामने फैला के रखती गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 से 10 तक आपके पास क्लब भी है और इक्का भी है। यहाँ पे हो गया। अच्छा, इक्का क्या होगा? ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज इंग्लिश में इसे एस बोलते हैं और हिंदी में इसे इक्का बोलते हैं। तो इक्का ये वाला आपका स्पेड का हो गया, सॉरी ये स्पेड का हो गया, ये क्लब का हो गया, ये हार्ट का हो गया, ये डायमंड का हो गया। इसी तरीके से 2 से 10 तक की आप डिजिट देख सकते हो। 2 से 10 तक यहाँ पे आपकी क्लब की हो गई, 2 से 10 तक ये आपकी स्पेड की हो गई, 2 से 10 तक यहाँ पे हार्ट की हो गई, 2 से 10 तक ये डायमंड की हो गई। सिमिलरली राजा, रानी और गुलाम भी चल रहे हैं। तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखो आप यहाँ पे गौर दोगे क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं कि हमारे पास 2 ब्लैक राजा हैं यानी 2 काले राजा हैं और 2 लाल के राजा हैं। टोटल हमारे 4 किंग हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको क्वीन की बात करूं तो 2 हमारे पास ब्लैक की क्वीन है, 2 हमारे पास रेड की क्वीन है। तो टोटल आपके पास कितनी क्वीन हो गई? 4 क्वीन हो गई। बस यही सवाल आपको ध्यान में रखने हैं, यही पूछे जाते हैं। ये आपकी रेड वाली क्वीन है, टोटल 4 क्वींस हो जाती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है जिन्हें जान लीजिए, क्योंकि अगर वो नाम जब सवाल में आ जाते हैं ना तो हम ऐसे देखते रहते हैं कि क्या बात चल रही है, ये तो हम राजा, रानी, गुलाम 2 से 10 तक देख के आए थे और ये कौन सा नाम है, क्या पता करने को कह रहा है। तो देखो जो आपके राजा, यहां से देखना, राजा, रानी, गुलाम और इक्का जो है, इतने कार्ड्स को हम कहते हैं ओनर कार्ड्स। ठीक है, सम्मानित कार्ड है ये, इनकी बेइज्जती मत कर देना, सम्मानित है, इनको इज्जत देनी पड़ेगी तभी गेम में जीतोगे। तो ठीक है, किंग से लेके एस तक यानी किंग, क्वीन, जैक एंड एस आर दी ओनर कार्ड्स। साथ ही साथ फिर कहोगे ये 2 से 10 वाले क्या हैं? सो 2 से 10 तक के जो कार्ड्स हैं ये हैं आपके डिजिट कार्ड्स। क्या हैं?
डिजिट कार्ड्स। 2 से 10 तक के कार्ड्स को हम डिजिट कार्ड्स कहेंगे। आप कहोगे ओके, वैसे इस सिक्के में कोई खास बात दिख नहीं रही है, इसको ओनर कार्ड दे दिया। तो देखो ये 4 ओनर कार्ड है, साथ ही साथ किंग, क्वीन और जैक, इतना पोर्शन है, ये है अपने फेस कार्ड्स। नाम याद रखना। अब फटाफट से हम रिवाइज कर लें इन्हें रिवाइज करने के लिए आपके पास आ गया है ये कॉन्सेप्ट मैप पूरा का पूरा। इसको आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको समझ लिया, आपका कार्ड का पूरा काम हो गया है। फटाफट से मैं आपको बताने वाली हूँ 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स को देखा, 2 कलर में डिवाइड किया, 26 ब्लैक हो गए, 26 रेड हो गए। 26 ब्लैक और रेड के बाद देखा कि इनमें 2 शेप भी हैं, तो 13 स्पेड के हो गए, 13 क्लब के हो गए ब्लैक के अंदर, 13 हार्ट के हो गए, 13 डायमंड के हो गए रेड के अंदर। फिर उनके अंदर हर एक सेट के अंदर अपना राजा, अपनी रानी, अपना गुलाम, अपना इक्का और अपने 2 से 10 तक के नंबर विराजमान है, बैठे हैं एकदम चौकड़ी मार के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो किंग आप देखोगे, इन्हें किंग, क्वीन, जैक, इसको हम ओनर कार्ड्स बोलेंगे। तो ओनर कार्ड को टोटल कितने हो गए? बोले हर सेट के अंदर है एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का। तो कितने सेट हैं? 4 हैं। ओनर कार्ड कितने? 4 हैं, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। टोटल ओनर कार्ड आपके 16 होते हैं, जिसमें 8 ब्लैक और 8 रेड होते हैं। फेस कार्ड किंग, क्वीन और जैक को बोलते हैं। ये 3 है, 4 सेट है, 3 चौक 12, 6 ब्लैक हो जाएंगे, 6 रेड हो जाएंगे। 2 से 10 तक आपके डिजिट कार्ड्स होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 9 कार्ड्स हो गए। तो ये 9 कैसे? 2 से 10 हो रहा है ना, 10 कार्ड होंगे, एक नहीं है, 2 से 10 तक हमें गिनना होगा। सो वो 9 कार्ड्स हैं, 4 सेट है, 9 4 जा 36 टोटल डिजिट कार्ड्स हो जाएंगे हमारे पास, जिसमें 16 ब्लैक और 16 रेड हो जाएंगे। अब कुछ आप कहोगे हमने कहीं सुना है, या कुछ लोग ये दलीलें देते हैं कि जो 10 है वो भी ओनर कार्ड है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किसी भी किताब में ऐसा मेंशन नहीं दिया गया है, और आप उन दलीलों को सुनकर अपना आंसर गलत करके मत आ जाना। देखो 10 को अगर आप बना दोगे ओनर कार्ड, तो 2 से लेकर 9 तक के नंबर के साथ अन्याय नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा। अब अगर वैसा कर देंगे तो फिर ये 2 से लेकर 9 तक के नंबर धरना देने बैठ जाएंगे, फिर उनको संभालने बैठो, फिर कार्ड्स में तो यही चलता रहेगा कि हमें भी ओनर कार्ड में शामिल करो, हमें भी करो। तो 10 एक डिजिट है, ना कि एक ओनर कार्ड। ये गलती कतई मत कर देना। ओनर कार्ड खाली 4 ही हैं, किंग, क्वीन, जैक एंड एस, और 2 से 10 तक के अपने डिजिट कार्ड्स होते हैं। नाम याद हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। किंग, क्वीन, जैक आपके फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक, एस आपके ओनर कार्ड, 2 से 10 तक के अपने डिजिट कार्ड्स होते हैं। स्पेड वो पत्ता वाला, और से 3 शेप वाला क्लब हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। हार्ट एंड डायमंड आर इन द रेड एंड स्पेड एंड क्लब्स आर इन दी ब्लैक वन। और ये है आपका पूरा का पूरा कार्ड का मसला। और इसी के साथ ये जो चैप्टर था, इसके सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं डिस्कस। आई होप जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़े हैं, समझे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब हाँ, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा था कि आपके लिए भी एक सवाल रहेगा, तो आपके लिए सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि मैं रैंडमली गेटिंग, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रैंडमली, ये जो कार्ड्स का डिस्कस हमने अभी किया है, कार्ड्स को समझा है, तो रैंडमली अगर मैं कोई एक कार्ड निकालती हूँ तो कितनी संभावना है कि मुझे क्वीन मिल जाएगी। तो अब वो संभावना कैसे निकालते हैं, आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख चुके हो, ठीक है। अब मैं हिंट भी दे देती हूँ ताकि आप इजीली आंसर कर चुके हो। और आंसर का जो भी ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, एंड आई विल श्योरली सी योर कमेंट्स कि आपने क्या आंसर दिया है। और कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो फिलहाल आपको बताना है प्रोबेबिलिटी की क्वीन निकल के आएगी। हिंट ये है कि भैया टोटल आउटकम आपके 52 है, ठीक है। अब आप ऊपर फेवरेबल आउटकम लिख लो, काटा पीटी कर सकते हो तो कर लो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक रानी हाथ लगेगी। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको ना ये कहा है कि ब्लैक वाली रानी हाथ लगेगी या लाल वाली रानी हाथ, मैंने दोनों को मिला के कहा है कि एक क्वीन के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये समझ में आए हो, तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको सभी चैप्टर के सभी सॉल्यूशंस, इवन दो इनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।